पापा ने खुद अपना उदाहरण हमेशा दिया। पापा बोलते हैं कि मुझे लोग 79 के बाद से जानते थे। उसके बाद से लोग कहने लगे कि अरे रामविलास पासवान जी के एक आवाज पर लाखों कार्यकर्ता खड़े हो जाते हैं, उनके एक इशारे पर लाखों लोग उनके लिए जान देने को तैयार हो जाते हैं। 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज है। आज हम लोग जो मोबाइल फोन अपने हाथ पर लेकर घूम रहे हैं, हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की देन है। कोरोना काल में जब हर कोई आइसोलेशन में रहना चाह रहा था, उस वक्त सिर्फ हमारे नेता थे जिन्होंने 81 करोड़ लोगों को उनके घर तक राशन कैसे पहुंचे उसके लिए दिन रात वो काम करते रहे, बिना ये सोचे हुए कि कौन सा कौन क्या, सिर्फ वो ईमानदारी से अपने काम पर लगे रहे। और आज उन्हीं की इन्हीं बातों से सीख लेते हुए हम लोग को भी बिना डरे हुए, बिना झुके हुए, बिना घबराए हुए, हम लोग सच्चे हैं, हम जानते हैं ये कठिन दौर जरूर है, पार्टी के लिए भी, परिवार के लिए भी। पर जैसा मैंने कहा कि पापा ने ही सिखाया था कि संघर्ष करने से कभी डरना नहीं। पापा हमेशा कहते थे 69 से लेकर 89 तक का वो दौर, 89 के बाद से सब मुझे याद करते हैं, पर 69 से 89 का वो 20 साल का दौर जब मुझे कोई नहीं जानता था, कितना मैंने उस 20 सालों में संघर्ष किया। कई बार सही फैसले, गलत फैसले, आगे बढ़ा, लोगों ने पीछे खींचा, पर ना मैं घबराया ना मैं डरा। और आज आप सबसे यही वादा मैं करता हूं, रामविलास पासवान जी का बेटा हूं, शेर का बेटा हूं। जैसे पापा कभी नहीं डरे थे, ऐसे ही मैं भी नहीं डरूंगा। लाख कोई हमें तोड़ने की कोशिश करे, चुकाने की कोशिश करे, जैसे पापा सच्चाई की राह पर लड़ते रहे बिना घबराए हुए, वैसे ही हम लोग भी लड़ेंगे और जीत भी हमारी होगी। आज उनके जन्म दिवस पर पापा ने अपने रहते हुए इस किताब को लिखा था। हम सब ने सोचा था कि पापा के रहते हुए ही हम लोग एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे और उसमें इस किताब को हम लोग रिलीज करेंगे, पर विधि को कुछ और ही मंजूर था। आज जब पापा नहीं है, ईमानदारी से आज ही के दिन का हम लोगों ने सोचा हुआ था। पिछले जन्मदिन पे भी हम लोग सोच रहे थे, कोरोना था, लॉकडाउन था, नहीं हो पाया। हम लोगों ने सोचा था कि इस बार जन्मदिन के अवसर पर पापा की उस किताब को हम लोग निकालेंगे जिसमें उनकी शुरू से लेकर अभी तक, और ये खुद उन्होंने इस किताब को की तमाम जानकारी, पूरा ड्राफ्ट उन्होंने अपने साथी, अपने सहयोगी प्रदीप श्रीवास्तव जी, मैं चाहूंगा कि वो सामने एक बार आए। प्रदीप श्रीवास्तव जी, आप इनको पापा का साथी बोल लें, दोस्त बोल लें, इधर आइए, सहयोगी बोल लें। दिन रात पापा के साथ बैठ कर इन्होंने इस किताब को पूरा किया। और संजोग देखिए, पापा के निधन से पापा ने कई इसके ड्राफ्ट तैयार किए, कई बार इनके पास भेजा गया, करेक्शन हुई, सारी चीजें हुई, और अंत में पापा ने अपने निधन से ठीक एक हफ्ता पहले मुझे अपना वो फाइनल ड्राफ्ट दिया कि अब तुम देख लो, इसको तैयार कर लिया। मुझे दिया, मम्मी को दिया, हम लोगों ने बैठ के पढ़ा। पर उस वक्त सोचा ही नहीं था कि आज वो फाइनल ड्राफ्ट इसीलिए देकर जा रहे हैं क्योंकि इसके बाद वो खुद होंगे ही नहीं। पर उस किताब को पापा के जाने के बाद प्रदीप श्रीवास्तव जी ने इन्होंने पूरा किया। और आज पापा के जन्म दिवस पर मम्मी से बेहतर उनकी अर्धांगिनी, उनका आधा अंश उनके हाथों में चाहता हूं कि मम्मी उस किताब को आप सबके सामने रखें और उनका संघर्ष की गाथा जो हम सब जानते हैं, पर उनको उन्हीं के द्वारा सुनना इस किताब में उसको लिखा गया। मैं चाहूंगा कि मम्मी के द्वारा उसको हम लोग सामने करें, पर इससे पहले मैं आग्रह करूंगा जनाब अब्दुल खालिक साहब से कि वो भी सामने आए। पापा के साथ एक लंबा जीवन इन्होंने, दो सहयोगी, पापा का मार्गदर्शन करने वाले, पापा का राजनीतिक सलाहकार कह लीजिए, हर सही गलत परिस्थिति में। मैं थोड़ा सा आग्रह करूंगा, थोड़ा पीछे हो जाए, थोड़ा पीछे हो जाए। हर परिस्थिति में पापा के साथ मजबूती से खालिक साहब खड़े रहे। मैं AK वाजपेयी जी से, आप सब इनको जानते हैं, परिचय की इनको जरूरत नहीं है, लोक जनशक्ति पार्टी का मजबूत चेहरा AK वाजपेयी जी हैं। और पार्टी में जब
कठिन दौर से पार्टी गुजरी उस वक्त भी मजबूती से ए.के. वाजपेयी साहब खड़े रहे, और न सिर्फ उस वक्त बल्कि जब पार्टी का गठन पापा कर रहे थे 2000 में, पार्टी के संविधान से लेकर पार्टी को तमाम कानूनी जानकारी देने में ए.के. वाजपेयी जी का एक बहुत बड़ा योगदान है। ये 3 ऐसे स्तंभ हैं जो न सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी की बुनियाद है, बल्कि पापा के साथ भी चट्टान की तरह उनके अच्छे बुरे दौर में ये लोग खड़े रहे। अब मैं आग्रह करूंगा मम्मी से कि वो पापा की किताब का विमोचन, थोड़ा सा हम लोग स्प्रेड आउट हो जाएंगे तो सब लोग बच्चे भी आगे आ जाए। जी बच्चे आगे आ जाए, एक सेकंड में बीच में आ जाता। हाँ माइक नीचे कर लो भैया, थोड़ा सा कुछ बना ले, माइक नीचे कर लो, माइक नीचे कर लो, पीछे कर लो यार। एक सेकंड सब मिले दो क्या? माइक नीचे कर लो। खाली सर आ जाओ इधर बच्चों, बोलो इसको। आराम ये इस किताब में पापा ने अपने शुरुआत से लेकर अपने आखिर दौर तक का पूरा विस्तार से इसमें जिक्र किया है। वहाँ पर इसमें कई पारिवारिक घटनाएं भी हैं, तो तमाम वो राजनीतिक उतार चढ़ाव है कि किस तरीके से 69 में पापा पहली बार विधायक बने, कैसे उन्होंने 6 प्रधानमंत्रियों के साथ उन्होंने काम किया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में किस तरीके से उनका नाम दर्ज हुआ, और तमाम ऐसी वो बातें भी उन्होंने इसमें उनका विस्तार से जिक्र किया है। वो कठिन दौर जिसमें कई बार कहा गया कि इनकी राजनीतिक पारी समाप्त हो गई है, कई बार पापा के बारे में प्रश्न चिन्ह उठाए गए, ये तमाम बातों का जिक्र, तमाम विवरण पापा ने इस किताब में प्रमुखता से लिखा है, और उसको बहुत खूबसूरती से मैं पुनः धन्यवाद करूंगा प्रदीप श्रीवास्तव जी का कि पापा की सोच को खूबसूरत शब्दों के साथ ए.के. वाजपेयी जी ने इस किताब में लिखा है। और मैं आप सबसे भी आग्रह करूंगा, बहुत जल्द आने वाले दिनों में ये किताब मार्केट में अवेलेबल होगी, ऑनलाइन ये किताब अवेलेबल होगी। तो मैं चाहूंगा कि जितना हम लोग जानते हैं पापा को करीबी से, और ज्यादा करीबी से, आप सब भी उनका परिवार ही हैं, और ज्यादा करीबी से इसके माध्यम से हम लोग उन्हें जानेंगे, और इसी तरीके से हमेशा उन्हें याद करते रहें, और इनका आशीर्वाद ऐसे ही हम सब पे बना रहे, बस ये कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। चिराग, सवाल ये है, या जयंती आपके पापा कहा, आपके चाचा का या कुछ परिवार के क्या लग रहा है कि परिवार अब वो पहले दुख होता है इस बात का कि आज जब सबसे ज्यादा जरूरत मुझे, मम्मी को, बच्चों को, हमारे परिवार की थी, तो आज वो परिवार का कोई भी सदस्य नहीं है। आज ले देकर बस मैं और मम्मी है, मेरी बहन है, मेरे जीजा साहब हैं, हमारे बच्चे हैं, नानी है मेरी, मामा है, तो आज बस परिवार के पूरी पार्टी चट्टान की तरह से खड़ी हुई है। आप लोग अकेले नहीं है चिराग भैया सर। चिराग पासवान इस बात का गर्व जरूर है कि जहां मेरे एक परिवार ने हमें धोखा दिया, पर वहीं दूसरा परिवार, पापा का बनाया हुआ वो परिवार, जिसमें पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, पार्टी का हर एक पदाधिकारी मौजूद है, दलित सेना के तमाम पुराने मजबूत साथी आज चट्टान की तरह पापा की इस बनाई हुई पार्टी और उनकी इस विचारधारा के साथ खड़े हैं। पार्टी के तमाम सदस्य, और यहाँ पर जितने चेहरे आप देख लें, इनमें से किसी से भी जाके पूछिए, कोई 20 साल से, कोई 25 साल से, कोई 30 साल से, कोई पार्टी के गठन से, कोई दलित सेना, जब हम लोगों ने 83 में पापा ने जब दलित सेना बनाई थी, मैं महज 1 साल का था, तब से वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं और पापा का उतनी मजबूती से साथ दे रहे हैं। तो हाँ, जहाँ एक परिवार
का साथ हटा, वहीं दूसरी परिवार उतनी ही मजबूती से पापा और हमारे साथ खड़ा है। क्या मानना है, क्या जो है जो परिवार आपके शुरू हुआ है, एक परिवार को और बड़ा दायरा कर रहे हैं, जो परिवार आपके एक छोटा परिवार। जी बिल्कुल, क्योंकि अब उनके अलावा और कोई बचा नहीं मेरे पास। आज एक बस मम्मी का आशीर्वाद है, इनके आशीर्वाद से, अपने बड़ों के आशीर्वाद से, नानी है मेरी यहाँ पे, उनके आशीर्वाद से, वो चल नहीं पा रही, बोल नहीं पा रही है, पर उनके आशीर्वाद से, मेरे जितने बड़े हैं यहाँ पर, उन सब के आशीर्वाद को लेते हुए अब बिहार में जा रहा हूँ। बिहार की जनता के बीच रहकर उनके आशीर्वाद की अब बहुत ज्यादा जरूरत है। अब उनके अलावा कोई बचा नहीं मेरा, तो बस अब उनका आशीर्वाद देने निकलूंगा। आशीर्वाद यात्रा में कहाँ से कहाँ तक होगा और कैसे आप जोड़ेंगे तमाम लोग को? आज हाजीपुर से मैं इस यात्रा की शुरुआत कर रहा हूँ। हाजीपुर पापा की कर्म भूमि रही है। पापा ने हाजीपुर को माँ का दर्जा दिया है और देश में ही नहीं दुनिया में पापा हाजीपुर के नाम से जाने जाते थे। हाजीपुर पापा के नाम से जाना जाता था। तो इसीलिए उस उद्देश्य के साथ हाजीपुर से मैं इस यात्रा की शुरुआत कर रहा हूँ और आने वाले दिनों में बिहार के हर एक जिले से ये यात्रा होती हुई गुजरेगी। और जैसा मैंने कहा, इसका बस एकमात्र लक्ष्य है सबके पास जाना और उनका आशीर्वाद देना। चलिए, एक अंतिम प्रश्न है कि आप जो आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, जो ताकत दिखा रहे हैं, वो क्या बीजेपी को दिखाइएगा, जदयू को दिखाइएगा या फिर चाचा पारस को दिखाइएगा? जरूरत नहीं है मुझे किसी को ताकत दिखाने की। ये आशीर्वाद यात्रा सिर्फ अपने लिए, अपनी संतुष्टि के लिए, और जैसा मैंने कहा कि अब मेरे पास कोई और बचा नहीं है। ये ताकत दिखाने का समय नहीं है। मैं किसी को ताकत दिखाकर क्या करूंगा? आज तो मेरे अपनों ने ही मुझे धोखा दे दिया। मेरी वो हैसियत नहीं है कि अभी मैं किसी और को जाकर मैं ताकत दिखाऊं। आज मुझे जनता के बीच जाकर सिर्फ उनके समर्थन, सिर्फ उनके आशीर्वाद की जरूरत है। चिराग, एक सवाल इससे हटके है थोड़ा सा कि मोहन भागवत जो आरएसएस संघ के प्रमुख हैं, उन्होंने कहा है कि जितने भी सभी भारतीयों का डीएनए एक है और सभी भारतीयों को धर्म के आधार पर बांटा नहीं जा सकता। इसका मायने आप कैसे देखते हैं? देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी की तो ये सोच रही है। हम लोग हमेशा कहते हैं ना जात ना पात करे सबकी बात। हम लोग जात पात धर्म मजहब में, और आज की तारीख में अगर आप मुझे देखें, मैंने हमेशा हर मन से इस बात को मैंने प्रमुखता से कहा है। मैं आज 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवक हूं। मैं नहीं मानता हूं जात पात धर्म मजहब में। और ये जो राजनीतिक जो समीकरण बैठाने का प्रयास, और खासतौर पर मैं जिस प्रदेश से आता हूं वहां पर जो निरंतरता में राजनीतिक समीकरण बैठाने का एक प्रयास किया जाता है जातियों के आधार पर, धर्म के आधार पर, ये गलत है। और इसीलिए मैं बार बार मैं आग्रह करता हूं कि हम लोग को जरूरत है विकास की बात करने की। हम लोग को जरूरत है जात पात धर्म मजहब से उठकर सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट की बात करने की। आज हम लोगों ने जिस महामारी को हम लोगों ने झेला है, उसकी पहली लहर हो, दूसरी लहर हो, तीसरी लहर का भी जिक्र हो रहा है, उसमें कोई जाति विशेष इससे प्रभावित नहीं हो ऐसा तो नहीं रहा ना। कोई धर्म विशेष इससे प्रभावित नहीं हुआ हो ऐसा नहीं रहा। कोई अमीर गरीब सब इससे प्रभावित हुए हैं। इससे बचने का सिर्फ एकमात्र उपाय है कि हम लोग अपने देश के, और खास तौर पर जिस प्रदेश से मैं आता हूं, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग बेहतर करें। स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो, शिक्षा की प्रणाली बेहतर हो, जरूरी है इन चीजों पर काम करने की। तो हाँ, जो कहा गया है कि भैया जात पात धर्म मजहब से उठकर हम लोगों ने जिस महामारी को हम लोगों ने झेला है, उसकी पहली लहर हो, दूसरी लहर हो, तीसरी लहर का भी जिक्र हो रहा है, उसमें कोई जाति विशेष इससे प्रभावित नहीं हो ऐसा तो नहीं रहा ना। कोई धर्म विशेष इससे प्रभावित नहीं हुआ हो ऐसा नहीं रहा। कोई अमीर गरीब सब इससे प्रभावित हुए हैं। इससे बचने का सिर्फ एकमात्र उपाय है कि हम लोग अपने देश के, और खास तौर पर जिस प्रदेश से मैं आता हूं, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग बेहतर करें। स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो, शिक्षा की प्रणाली बेहतर हो, जरूरी है इन चीजों पर काम करने की। तो हाँ, जो कहा गया है कि भैया जात पात धर्म मजहब से उठकर हम लोग को सोच रखनी चाहिए, बिल्कुल उससे उठकर सोच रखनी चाहिए। देश में हम लोग को 135 करोड़ जो देश की आबादी है उसकी हम लोग को चिंता करनी चाहिए, और इसमें एक बहुत बड़ी आबादी गरीबी रेखा से नीचे की है। जब तक इस अमीरी और गरीबी की खाई को नहीं भरा जाएगा, एक तरफ जो अमीर अमीर होता जा रहा है, दूसरी तरफ जो गरीब गरीब होता जा रहा है, और उस गरीब वर्ग में हर जात पात धर्म मजहब के लोग हैं, तो जब तक इस अमीरी गरीबी की खाई को हम लोग नहीं बांटेंगे, हम लोग जो एक विकसित भारत के निर्माण की हम लोग कल्पना करते हैं उसको सही मायने में हम लोग नहीं पा पाएंगे। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। रामविलास पासवान अमर रहे, रामविलास पासवान अमर रहे, रामविलास पासवान अमर रहे। लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद। खुद भले अकेले बैठ के रोई हूं, पर मेरे सामने कभी नहीं टूटी, मुझे कभी कमजोर नहीं होने दिया। तो आज इनके आशीर्वाद से मैं इस आशीर्वाद
चिराग पासवान जिंदाबाद 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 चिराग पासवान जिंदाबाद 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 लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद 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 लोक